नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब से गंभीर श्रेणी में आ गया है। आज सुबह आनंद विहार में AQI 428 दर्ज किया गया, जो वायु गुणवत्ता और प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता पर बहुत खराब असर पड़ा है। दीपावली के 3 दिन बाद AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का रेड जोन में होना एक गंभीर चेतावनी है। भले ही पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन PM 2.5 के बढ़ते स्तर में चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में सुबह AQI 428 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा गंभीर श्रेणी में आता है। अक्षरधाम के आसपास 350, इंडिया गेट और इसके आसपास के इलाकों में 353, एम्स में 342 AQI दर्ज किया गया। बुधवार को AQI गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया, जो रेड जोन यानी हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई जगहों पर AQI 400 को पार कर गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। मंगलवार को भी AQI 351 दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार सुबह ITO का AQI 353 रहा। दिल्ली को प्रदूषण और धुंध से राहत दिलाने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। क्लाउड सीडिंग को अंजाम देने वाला विशेष विमान सेना का एयरक्राफ्ट कानपुर से मेरठ के लिए रवाना हो चुका है। यह विमान मेरठ में तैनात रहेगा और बादलों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए कल से अगले 3 दिनों में कभी भी क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि क्लाउड सीडिंग के लिए सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है। पायलट अपने स्तर पर ट्रायल भी पूरा कर चुके हैं। मौसम विभाग के मंजूरी मिलने के बाद अगले 3 घंटे में ही हम क्लाउड सीडिंग के लिए तैयार हैं। सिरसा के मुताबिक क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल उत्तरी दिल्ली में किया जाएगा। बीते 4 दिनों में पायलट मेरठ से एयरक्राफ्ट लाकर ट्रायल वाली जगह पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस ऊंचाई तक क्राफ्ट लेकर गए हैं जहां पर क्लाउड सीडिंग के लिए ब्लास्ट करना है। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन में भी सभी मंजूरी मिल चुकी है। हम ट्रायल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि संभवतः दिवाली के आसपास या उसके बाद पहला ट्रायल कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में कुल 23 विभाग शामिल हैं। सरकार ने पहले ये ट्रायल सितंबर में करना चाहा था, मगर कुछ कारणों से ये टल गया। फिर 5 से 7 अक्टूबर के बीच ट्रायल की तारीख तय की गई थी, लेकिन उस समय बारिश के कारण फिर से टाल दिया गया। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप प्रवक्ता संजीव वैद्य। संजीव जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। जी, थैंक यू। आज सिरसा जी ने बोला है कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? क्या लगता है आपको? ये वही पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हैं जी, जिन्होंने एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जब बादल होंगे तभी कृत्रिम बारिश संभव हो पाएगी। जी, इस तरीके के जो मूर्खतापूर्ण बयान देने वाले लोग हैं, जी, कोई भरोसा नहीं कि बारिश होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 के ऊपर निकल चुका है। रेड जोन में दिल्ली है जी, और इसकी तैयारी हमें पहले से करना चाहिए थी। जी, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से ऊपर निकल चुका था, तभी उसको इमरजेंसी कंडीशन माना जाता है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। उस समय नहीं चेते लोग, लेकिन आज 351 के ऊपर हो सकता है, 400 के ऊपर निकल गया हो। अब एक कृत्रिम बारिश की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आग लगने पर कुआं खोदने की बात की जा रही है। इनको पहले से तैयारी करके रखना चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना हुई। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन रात भर पटाखे जले और फिर सिर्फ ग्रीन पटाखे नहीं जले हैं, दूसरे पटाखे भी जले थे, जिनकी बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद उन्हें अवैध रूप से बेचा गया है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने पटाखा लॉबी से इसकी साठगांठ की। पुलिस की मौजूदगी में वहां पर प्रतिबंधित पटाखे बेचे गए और 301 से ऊपर निकलने के बाद भी क्लाउड सीडिंग को लेकर के लोग जब गंभीर नहीं हुए, तब फिर हमारे प्रवक्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जब आवाज उठाई, तब इन्हीं सिरसा जी ने कहा कि जब क्लाउड होंगे तभी क्लाउड सीडिंग संभव हो पाएगी। तो अब से स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है और अब इस समय क्लाउड सीडिंग की दिल्ली को सख्त आवश्यकता है। लेकिन संजीव जी, सिरसा जी तो कह रहे हैं 3 दिन के अंदर बारिश कर दी जाएगी। जी, देखिए, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं 2 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको कि जब क्लाउड होंगे तभी बारिश संभव हो पाएगी। अगर एक बोल रहा है 3 दिन के भीतर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन बात वही है कि आग लगने पर कुआं खोदते हैं। पहले से तैयारी करके रखना थी। इनको मालूम था कि दिवाली के समय में पॉल्यूशन की स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है, AQI बहुत गंभीरता की स्थिति में ऊपर जाने वाला है।
जी तब नहीं जाके, लेकिन अब भी 3 दिन का समय ले रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के स्थिति दिल्ली की बहुत गंभीर है, लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना हुआ है। और इस समय आप देखेंगे कि दिल्ली के आसमान पर इस समय क्लाउड्स के बादल छाए हुए हैं, और जो लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। इस समय स्मॉग की चादर बिछी हुई है आसमान के जी। ऊपर। लेकिन संजीव जी, आम आदमी पार्टी भी जब सत्ता में थी तब लगातार कह रही थी कि हम भी क्लाउड सीडिंग करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। जी जी नहीं, देखिए, क्लाउड सीडिंग नहीं कर पाए, इसके लिए जो है दिल्ली के हमारे पर्यावरण मंत्रालय भी जिम्मेदार है। जी उसने हमें अनुमति देने में काफी समय लगाया, जी और कुल मिलाकर के उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो पंजाब के किसानों के ऊपर लाद दी कि वो पराली जलाते, इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनता है। लेकिन हकीकत है कि पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये सब चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर पार्टी वाली बात नहीं, यहाँ पर बात है जनता के स्वास्थ्य की, जो बहुत गंभीर स्थिति पहुंच रहा है। तो जनता के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हमें इसको क्लाउड सीडिंग को जल्द से जल्द कराना चाहिए। जी संजीव जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, दिल्ली में कुल 5 ट्रायल होने हैं। इसके परिणामों और असर का आकलन करने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आग की घटनाओं ने खुशी के माहौल में खलल डाल दिया है। आतिशबाजी, बिजली की लापरवाही और तंग बस्तियों में सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण राजधानी में कई इलाकों में आग भड़क उठी है। ताज़ा मामला दिल्ली के गीता कॉलोनी का है, जहां रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में देर रात आग लग गई। अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में लगी थी। कुल मिलाकर लगभग 15 से 20 झुग्गियां आग की चपेट में आई। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव 2025-26 के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। इलेक्शन कमेटी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग 4 नवंबर को होगी, जबकि रिजल्ट 6 नवंबर को घोषित किया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया एक ही दिन में 2 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अंतिम मतदाता सूची जारी होने और उसमें संशोधन शुरू करने के साथ शुरू होगी। नॉमिनेशन 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार 27 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में रोहिणी के इलाके में बिहार पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में बिहार के कुख्यात रंजन पाठक गिरोह के 4 सदस्यों को मार गिराया है। इस विशेष खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए कि गिरोह के सदस्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में जाल बिछाया। चारों बिहार में कई हत्याओं और सशस्त्र डकैतियों सहित कई मामलों में वांछित थे। आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये कुख्यात अपराधी थे जो बिहार में वारदात करने के बाद दिल्ली जैसे महानगरों में छुपने की जगह ढूंढते थे और अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं संवाददाता वसीम। वसीम, बड़ा मामला रोहिणी एनकाउंटर में जो हुआ है, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की साझा टीम ने इस गैंगस्टर में के 4 सदस्यों को मार गिराया है। क्या खबर है और आपके पास? वसीम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। मैं आपसे पूछ रहा था, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर साझा जो टीम बनाकर इस गैंग के 4 सदस्यों को मार गिराया है, क्या कुछ जानकारी है और आपके पास? वसीम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। बताइए। एक बार एक सवाल दोबारा दोहराइए। मैं आपसे जानना चाह रहा था, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने साझा एक टीम बना के इस गैंग के 4 सदस्यों को मार गिराया है, और क्या जानकारी है आपके पास? हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लोग थे ये बिहार के जाने माने अपराध और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले ही थे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने जी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे बिहार के अंदर।
लेकिन वसीम, बिहार चुनाव से भी इन 4 जो बदमाश हैं उनको जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा बिहार चुनाव में आप जो अभी बिहार चुनाव नजदीक है और चुनावों में देखा गया है अक्सर कुछ गड़बड़ियां होती हैं जिसको लेकर कुछ नेता ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं और ये बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इन चारों को दबोचा और इनके और भी जो साथी हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। वसीम, जो गैंग का सरगना है वो भी क्या मारा गया है इस एनकाउंटर में? जी बिल्कुल, जो इस गैंग का सरगना है वो भी मारा गया है और अभी दिल्ली पुलिस और भी बाकी लोगों की तलाश कर रही है, कौन कौन इस गैंग से जुड़े हुए थे और दिल्ली से कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, वो भी इसमें जांच का विषय है। वसीम, क्या कोई जानकारी आपके पास, ये दिल्ली में क्यों आए थे? दिल्ली में ये अपने जो स्लीपर थे, इनके स्लीपर सेल जो इनके साथी थे जो उनको एक्टिव करने आए थे और बिहार में ये जाके कोई एक ऐसी घटना को अंजाम देने वाले थे जिसको लेकर पुलिस ने पहले से ही इनको रडार पे रखा हुआ था और इस तरीके से इन पर कार्रवाई की। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, बिहार चुनाव से पहले बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, बदमाशों की पहचान भी हो गई है। एनकाउंटर में रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद सभी को रोहिणी स्थित डॉक्टर BSA अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। ये सभी सिग्मा गैंग के बताए जा रहे हैं। स्वरूपनगर स्थित GT करनाल रोड पर भीषण हादसे में बुलेट पर सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक सड़क किनारे लगे सीमेंट के जर्सी बैरियर से टकरा गई। टक्कर लगते ही बाइक उछलकर दूर जा गिरी और उसमें आग लग गई। बताया गया कि तीनों ने ही हेलमेट नहीं पहने थे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया तीनों युवक शिवराम पार्क नांगलोई के रहने वाले थे और मुरथल में पार्टी कर बाइक से घर लौट रहे थे। वे शराब के नशे में थे या नहीं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। वहीं परिजनों ने NHAI पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बैरियर से पहले यदि साइन बोर्ड लगा होता तो हादसा नहीं होता। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के भारतीय राजनीतिज्ञ सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज यमुना में प्रदूषण और झाग भरा पड़ा है। उन्होंने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी 2 दिन पहले रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया था कि उन्होंने यमुना साफ कर दी है। हमने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ झाग कम करने वाले केमिकल की वजह से हुआ है। आज इनकी पोल खुल गई है। बीजेपी शासित MCD मुख्यालय के बाहर पिछले 25 दिनों से जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश नारंग ने कहा कि मैंने कल फिर भाजपा मेयर और निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों की जायज़ मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली निगम सदन बैठक में जब मैंने ये मुद्दा उठाया था तब भाजपा मेयर ने 7 सदस्यीय समिति बनाकर 24 घंटे में समाधान देने का वादा किया था, लेकिन अब 8 दिन बीत चुके हैं, ना समिति बनी ना कोई समाधान आया। भाजपा मेयर के वादे सिर्फ खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा शासित MCD पुलिस भेजकर आंदोलनरत कर्मचारियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। नमस्कार, मैं अंकुश नारंग, नेता विपक्ष MCD। आज हमारे DBC MTS कर्मचारी पिछले 23 दिन से स्ट्राइक पर बैठे और बार बार आपने सुना होगा कि हम हाउस में भी, स्टैंडिंग कमेटी में भी लगातार मुद्दे को उठाते रहे और उनकी डिमांड्स को उजागर करते रहे। यहाँ तक कि स्ट्राइक में जाने से पहले भी हमने मेयर को बताया था कि राजा इकबाल सिंह जी, ये लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, आप इनका बैठ के समाधान निकाल दें, नहीं तो दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मौसम के अंदर खामियाजा उठाना पड़ेगा और खूब सारे केसेस आएंगे। और वही हुआ। पिछले 23 दिन से कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठा है। इनका दशहरा, इनका करवा चौथ, इनकी हुई अष्टमी और अब इनकी दिवाली, सारी की सारी सड़क पर निकली। मुझे लगता है भैया दूज भी परसों है, वो भी सड़क पे निकल जाएगा। तो ऐसे सड़क पे इनके सारे त्यौहार निकल गए, यानी कि इन्होंने काली दिवाली मनाई भाजपा के राज में 4 इंजन की सरकार में।
दिल्ली के अलीपुर एसडीएम कार्यालय से कुछ दूरी पर खेतों में खुलेआम पराली जलाई जा रही है। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है। सरकारी एजेंसियां प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयासरत होने का दावा तो करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ताज़ा मामला अलीपुर क्षेत्र का है, जहां एसडीएम कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर खेतों में खुलेआम पराली जलाई जा रही है। और आपको बता दें, खुलेआम खेतों में पराली जलाई जा रही है। और इस वक्त अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो बिल्कुल गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और AQI की हालत बहुत ख़राब है। जो एयर की क्वालिटी है वो पूरी तरीके से ख़राब श्रेणी में है, लेकिन बावजूद इसके खुलेआम और खुले में पराली जलाई जा रही है। ये मामला आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के अलीपुर से मामला आया है, जहाँ पे खुलेआम पराली जलाने की शिकायत मिल रही है। आपको बताते हैं SDM के ऑफिस के कुछ ही दूर पर ये जलाया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविरल मलिक जी बीजेपी से। अविरल जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी, ये दृश्य जो हम दिखा रहे हैं उसके अंदर अलीपुर के पास खुलेआम पराली जलाई जा रही है, क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर किसानों की बात कर ली जाए तो किसान के हित में निरंतर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार निरंतर फैसला लेती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली प्रदूषण का, मैं समझता हूं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होने चाहिए वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य पूर्ण रूप से उठाते हैं। और अगर पर्टिकुलरली दिल्ली प्रदेश की उदाहरण के लिए बात कर ली जाए, मैं समझता हूँ किस तरीके से प्रदूषण कंट्रोल में आए इसकी हमने चिंता की है व्यापक रूप से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर रणनीति बनाई है और उसके साथ साथ हमारी दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सजग है। और जहां तक विषय है एक तरीके से पराली का मसला जहां तक है और पॉल्यूशन का जहां तक मसला है, मैं समझता हूं अगर पिछली सरकार की तुलना कर ली जाए पॉल्यूशन में और इस दौरान एक तरीके से पॉल्यूशन लेवल को अगर चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वविदित है कि पॉल्यूशन लेवल्स डिक्रीज हुआ है और दिल्ली एक तरीके से पॉल्यूशन फ्री बनी है। लेकिन पूर्ण रूप से एफर्ट्स जारी है और किस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल में आए इसकी निश्चित रूप से हम चिंता कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स किस रूप में सुधरे इसकी चिंता निरंतर की जा रही है और ऑफिशियल्स पूर्ण रूप से इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारी सरकार के। और जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलरली पिछली सरकार का, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली प्रदेश के भीतर थी, तो वो किस तरीके से जब तक उनकी पंजाब में सरकार नहीं बनी तब तक वो किसानों को दोषारोपण किसानों के ऊपर करते रहे और कहते रहे कि पंजाब से प्रदूषण आता है, लेकिन प्रदूषण पंजाब से डायरेक्ट पता नहीं कौन सी पाइपलाइन के माध्यम से दिल्ली तक उनके प्रदेश तक पहुंच रहा था कि वो हरियाणा में नहीं फैल रहा था लेकिन दिल्ली में पहुंच रहा था। और जैसे ही भगवंत मान वहां मुख्यमंत्री बने वो भूल गए थे इस बात को कि पंजाब से कोई प्रदूषण आता था, उन्होंने ऐसी बात की थी। तो मैं समझता हूँ पिछली सरकार पूर्ण रूप से इस विषय में राजनीति करती थी और उसके साथ साथ जहां तक इस सरकार का विषय, हम पूर्ण रूप से जनता की भलाई के लिए प्रदेशवासियों और देशवासियों की निरंतर चिंता कर रहे हैं और स्वच्छ वायु की चिंता कर रहे हैं। लेकिन अविरल जी, दिल्ली में सरकार आपकी है, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी टीमें बनानी चाहिए जो ऐसे खुलेआम जो पराली जला रहे हैं उनको रोक सके? नहीं, निश्चित रूप से एक तरीके से इस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास पूर्ण रूप से हमारी सरकार कर रही है। हम तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए, देशवासियों के लिए जीने वाले लोग हैं और पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ कि दिल्ली प्रदेश में ग्राउंड लेवल तक दिख रहा है, एक अवेयरनेस है पॉल्यूशन को लेके और एक तरीके से पूर्ण रूप से इस विषय चिंता जनता भी कर रही है, नागरिक स्वतः कर रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ सरकार पूर्ण रूप से लगी हुई है और निश्चित रूप से सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे किसी रूप में प्रदूषण ना बढ़े। अविरल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, हर जो स्टेट है उसमें आपकी सरकार है, लेकिन पराली की जो जलने की जो घटनाएं हैं वो लगातार आती ही रहती हैं। क्या कोई स्थायी समाधान इस पर निकालना ज़रूरी नहीं है? स्थायी समाधान निश्चित रूप से इस विषय को लेकर निकाला जा रहा है और जहां तक पर्टिकुलरली विषय किसानों का, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी जी हो, पूर्ण रूप से वो भी जनता के कल्याण के लिए और किसान के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं, सजग रहते हैं और उसके साथ साथ किस तरीके से एक तरीके किसानों का अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके, इसकी हमारी सरकार चिंता कर रही है। कृषि मंत्री जी चिंता कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय चिंता कर रहा है और पर्टिकुलरली राज्यों की सरकारें चिंता कर रही है। और उदाहरण के लिए अगर उत्तर प्रदेश को ले लिया
जाए उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन लेवल्स की किसी रूप में समस्या नहीं आ रही है, किसी प्रकार की यूपी में समस्या नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से पंजाब की, तो पंजाब से पहले डायरेक्ट पॉल्यूशन आया करता था दिल्ली में। अगर आप इस विषय को मैं आपके माध्यम से कहूं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें। वो कहा करते थे कि पंजाब से प्रदूषण दिल्ली आता है और पंजाब में पराली जलाई जाती है। आज मेरा सवाल है कि आज भी क्या वही प्रदूषण दिल्ली को प्रदूषित करने का काम कर रहा है जो एक तरीके से पंजाब से आया करता था और केजरीवाल जी का आरोप रहता था। और केजरीवाल जी इस विषय पर उत्तर दें, मुझे उम्मीद है वो पीसी के माध्यम से उत्तर देंगे, लेकिन वो किसी रूप में उत्तर नहीं देते। अविरल जी, आरोप प्रत्यारोप में जनता पिसती है, जनता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपस में आरोप प्रत्यारोप में जनता ना पिसे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी रूप में बदले की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। और आरोप प्रत्यारोप करके आपस में एक तरीके से आरोप लगा करके स्टेटमेंट्स दे करके जनता के हित को सुनिश्चित ना किया जाए, इस प्रकार का काम भी नहीं होना चाहिए। जनता के हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जनहित सर्वोपरि के आधार पर पूर्ण रूप से कार्य करती रही है और करती रहेगी, हमारा संकल्प है। अविरल जी, क्या सिर्फ पराली ही वजह है प्रदूषण के बढ़ने की? नहीं, पराली के साथ साथ बहुत सारी अन्य वजह भी हैं। अगर बात कर ली जाए अन्य वजहों की तो अलग अलग प्रकार से प्रदूषण बढ़ता है। और चाहे वो बात हो इलीगल तरीके से जो फैक्ट्रीज की बात है जो प्रदूषित करने का काम एनसीआर में और अन्य रीजन्स में करती रही है और उनपे प्रतिबंध लगाने का काम पूर्ण रूप से किया जाता है जो इलीगल तरीके से कार्य चल रहे हैं। और रही बात इस रीजन में, तो ईंट भट्टे भी यहाँ चलते हैं, तो ईंट भट्टों के माध्यम से भी जो प्रदूषण होता है उस विषय में निश्चित रूप से हमारी सरकार चिंता करती है। और जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलरली अगर प्रदूषण में बात कर ली जाए ग्राउंड लेवल तक, तो बहुत से पुराने वाहन होते हैं जो कि एक तरीके से प्रदूषित करने का काम करते हैं। और अगर पश्चिमी यूपी की बात कर ली जाए तो पहले तो बड़े स्तर पे जो ईंट ढुलाई के लिए इस्तेमाल होते थे, जिन्हें गांव में या एक तरीके से रूरल लैंग्वेज में जुगाड़ कहा जाता था, इस प्रकार के वाहन चलते थे जिनमें ईंट लोड होकर जाया करती थी। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वाहनों पर कंट्रोल करने का हमारी यूपी सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है और जहां जहां हमारी सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, पूर्ण रूप से सजग तौर पर काम कर रही है और इफेक्टिवली वर्क किया जाएगा। अविरल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, पराली खुलेआम जलाई जा रही है एसडीएम अलीपुर के ऑफिस के पास, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम जो प्रदूषण है उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।